चलिए ध्यान देना, स्टॉप राइटिंग। देखो, हम रजिस्टर्स पढ़ चुके थे। रजिस्टर्स हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं जिनका कुछ ना कुछ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, जिसको अपन मेजर करते करते हैं किसमें, ओम्स में। ये यूनिट था उसका ओम, ठीक है। और अपन को उसका मतलब ही समझ में आ गया था कि इट इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो को क्या करेगा, ये अपोज करेगा। ये प्रॉपर्टी होती है हमारे किसी भी कंडक्टर की या किसी भी मटेरियल की। हमने देखा था ना इंसुलेटर में कितना ज्यादा रेजिस्टेंस था, सुपर कंडक्टर में बहुत ही कम रेजिस्टेंस था, ऑलमोस्ट जीरो। कंडक्टर में थोड़ा लो था रेजिस्टेंस, और हमारे सेमीकंडक्टर में थोड़ा हाई था रेजिस्टेंस। पर हर मटेरियल में रेजिस्टेंस होता है, या लो होगा या हाई होगा, पर वो होगा, राइट। मतलब यानी कि वो अपोज करता है टू द फ्लो ऑफ करंट। अब कॉम्बिनेशन पढ़ने की नौबत क्यों आई, क्योंकि हमने ये बात करी थी कि हो सकता है कई बार आपके पास जो रजिस्टर्स अवेलेबल हैं उनकी वैल्यूज जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके बराबर नहीं होगी। मैंने आपको एक एग्जांपल ही बताया था कि लेट से कि अगर आपको 5 ओम का रजिस्टर चाहिए अपने सीरीज, अपने सर्किट में, पर आपके पास 1 ओम का ही रजिस्टर्स अवेलेबल है, तो या तो आप मार्केट जाकर 5 ओम का खरीद के लेकर आओगे एक रजिस्टर, फिर उसको लगाओगे अपने सर्किट में, या तो अगर आपके पास 1 ओम के अवेलेबल है तो आप उन्हीं 1 ओम रजिस्टर्स को बैक टू बैक लगा करके 5 ओम रजिस्टर की तरह बिहेव करवा सकते हो। यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट एक से पूरी नहीं हो रही है तो हम मल्टीपल यूज करके अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। यही होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। तो 2 कॉम्बिनेशन पढ़ने हमको, सीरीज या पैरेलल, डिपेंडिंग अपॉन हमको रेजिस्टेंस किस टाइप का चाहिए। तो सीरीज में क्या होता है, हम बैक टू बैक लगाते हैं, एक रजिस्टर का हेड दूसरे के टेल से, फिर दूसरे का हेड तीसरे के टेल से, एंड सो ऑन, ऐसे कनेक्टेड होता है। तो इसको अपन सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, जिसमें क्या कॉमन होता है, सब में करंट फ्लो का जो वैल्यू है वो क्या होगा, कॉमन। क्योंकि हमारे करंट के पास कोई और सेकेंड पाथवे है ही नहीं। अगर करंट यहां से निकल रहा है तो उसके पास यही एक पाथ है, तो करंट को यहां से फ्लो होना ही पड़ेगा। इसलिए तीनों रजिस्टर में क्या होगा, करंट सेम जाएगा। तभी मैंने बात की थी लास्ट क्लास में कि हमारे घरों में जो कनेक्शंस होते हैं अलग अलग इक्विपमेंट्स के, वो सीरीज में क्यों नहीं होते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हर इक्विपमेंट में सेम करंट जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। हर इक्विपमेंट में हम जितने भी घरों में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करते हैं, सब इक्विपमेंट की करंट रिक्वायरमेंट क्या होती है, अलग अलग होती है। किसी को कम करंट की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को ज्यादा, तो वो अपने हिसाब से करंट ड्रॉ कर लेता है सर्किट से। इसलिए वहां पे हम लगाते हैं कनेक्शन पैरेलल में, घरों में, डोमेस्टिक सर्किट। बट सीरीज सर्किट में सब में करंट क्या जाने वाला है, सेम, ठीक है। तो ये तीनों सीरीज में लग गए, और इसका पहले वाले का एक एंड पॉजिटिव से लगा है और आखिरी वाले का सेकेंड एंड नेगेटिव से लगा है। दिख रहा है आपको सर्किट? देखो, कोई भी रजिस्टर कंप्लीटली वी से कनेक्टेड नहीं है, कोई भी रजिस्टर पूरी तरीके से वी से कनेक्टेड नहीं है। किसी का एक पार्ट कनेक्टेड है, किसी का एक पार्ट कनेक्टेड है, और कोई तो डायरेक्टली कनेक्टेड भी नहीं है वी से। आप देख रहे हो क्या? तो ऐसे में क्या होता है, ये जो हमारा पोटेंशियल है वी, ये तीनों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, देखो करंट तो तीनों में सेम फ्लो होने वाला है, ये तो श्योर है। अब तीनों हो सकता है रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम भी हो सकती है, या तीनों की वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है। समझना ध्यान से मैं जो बोलने वाला हूं, तीनों की रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम भी हो सकती है या फिर अलग अलग भी हो सकती है। सेम होगी तो क्या होगा, करंट को फ्लो होने के लिए जितना बैरियर ये प्रोवाइड करेगा उतना ही ये भी प्रोवाइड कर रहा है, और उतना ही ये भी प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो करंट को फ्लो होने के लिए सेम एनर्जी लगेगी, जितना उसको यहां लग रही होगी, जितनी यहां लग रही होगी, जितनी यहां लग रही होगी। और वो एनर्जी उसको कहां से मिलेगी, यहां से। समझ रहे हैं? तो ये तीनों में इक्वल डिवाइजन हो जाएगा, V/3 V/3 V/3, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना वोल्टेज। बट अगर ये रेजिस्टेंसेस अलग अलग हुए, मान लो ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, तो कौन ज्यादा रेजिस्टेंस देगा करंट को, 3 ओम वाला। जाहिर सी बात है, 3 ओम वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो वो आने वाले करंट को रेजिस्टेंस भी ज्यादा देगा, तो करंट को काम भी ज्यादा करना पड़ेगा उसको क्रॉस करने के लिए, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी इस करंट यहां पर आने के बाद ज्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब, अब जब अगर रेजिस्टर्स की वैल्यू अलग अलग है, तो करंट को इसको क्रॉस करने के लिए अलग एनर्जी चाहिए, इसको क्रॉस करने के लिए अलग, और इसको क्रॉस करने के लिए अलग। और वो डिपेंड करेगा कि किसके रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है। अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें कंज्यूम होगी, इसको क्रॉस करने में। आप समझ रहे हैं? कहने का मतलब, दिस V पोटेंशियल इज डिवाइडेड इनटू 3, V1 V2 V3। अब ये तीनों बराबर भी हो सकते हैं,
वो किस पर डिपेंड करेगा? रेजिस्टर्स की वैल्यू पर। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं कि बैरियर कैसा है? क्या बैरियर बराबर है तो ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और अगर बैरियर बराबर नहीं है तो जिसका बैरियर ज्यादा होगा वहां एनर्जी ज्यादा लगेगी, और जिसका बैरियर कम होगा यानी कि जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वहां एनर्जी कम लगेगी। एम आई क्लियर? ठीक है, मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि सीरीज में करंट सेम होता है बट सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। सेम हो सकता है बट उसके लिए आपको वैल्यूज भी सेम चाहिए। 2 ओम 2 ओम 2 ओम, या 1 ओम 1 ओम 1 ओम। पर अगर 1 2 3 हुआ तो ज्यादा बैरियर कौन दे रहा है? 3 वाला। तो V का मोस्ट ऑफ द पार्ट कहां कंज्यूम होने वाला है? R3 में, 3 ओम में। समझ रहे हैं क्या? तो वो अकॉर्डिंगली फिर डिवाइड हो जाएगा। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारी बैटरी का जो सोर्स है ये उन तीनों में अकॉर्डिंगली डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या वैल्यू मतलब? और ये अपन कैसे निकालेंगे? ओम्स लॉ से। क्या होता है ओम्स लॉ? V इज इक्वल्स टू IR। आपको पोटेंशियल निकालना है इसका। करंट तो तीनों में सेम है ना, रेजिस्टेंस सबका अलग अलग है तो सबका V अलग अलग आ जाएगा। यस और नो? फॉर्मूला सेम यूज करेंगे। V इज इक्वल्स टू IR, V इज इक्वल्स टू IR, V इज इक्वल्स टू IR। टू बी मोर स्पेसिफिक, V1 इज इक्वल्स टू IR1, V2 इज इक्वल्स टू IR2, V3 इज इक्वल्स टू IR3। अब जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें पोटेंशियल ज्यादा जाएगा। एम आई क्लियर? तो आप ये बोल सकते हो ना कि V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, बोल सकते हैं कि नहीं? क्योंकि वो तीनों में डिवाइड हो गया ना। अरे हाँ या ना? देखो हमारा ओवरऑल ओम्स लॉ तो हर बार यही होता है, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। पर यहां पे रेजिस्टेंस सीरीज में है ना, तो उसका इक्विवेलेंट को मैं RS नाम देता हूं। क्या नाम देता हूं? RS। RS मतलब है उन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है। इक्विवेलेंट का मतलब अगर वो तीनों की जगह मैं कोई एक रेजिस्टेंस लगाऊं तो उसकी वैल्यू क्या होगी? वो तीनों के बराबर होनी चाहिए। इक्विवेलेंट उसी को बोलते हैं। तो RS मतलब क्या है? रेजिस्टेंस इन सीरीज, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। आप RS बोलो या हम REQ भी बोलते हैं। REQ मतलब है इक्विवेलेंट, कि इन तीनों के बराबर आप ये लगा दोगे तो भी वो तीनों के जैसे ही काम करेगा जैसे ये कर रहा है। एम आई क्लियर? तो ये हमारा ओवरऑल ओम्स लॉ हो गया, V इज इक्वल्स टू I इंटू RS। करेक्ट? फिर अभी हमने क्या बात की कि V1 क्या होगा? I इंटू R1। V2 क्या होने वाला है? I इंटू R2, क्योंकि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है इन अ सीरीज सर्किट। और V3 क्या होने वाला है? I इंटू R3। और फिर अपन ने क्या बोला था? V इज इक्वल्स टू, वो तो ऊपर लिख चुके हैं ना, तीनों को ऐड करेंगे। अरे ये तीनों ही तो डिवाइड हुआ है ना, तीनों में तो डिवाइड हुआ है V, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3। करेक्ट? इनकी वैल्यूज आप पुट करता हूं, ध्यान देना। IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 लिख सकते हैं ऐसा? हाँ एग्जैक्टली। I कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आया V। अब आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करिए तो क्या लिख सकते हो आप? RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस, अरे कंपेयर किया अपन ने इक्वेशन को, ये V है तो ये भी V है, ये I है ये भी I है, तो RS किसके बराबर हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमने रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाया है, सुन रहे हैं, अगर आपने सारे रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाया है तो उनका इक्विवेलेंट क्या होता है? सबका सम, सबका एडिशन, सबका एडिशन, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ रहे हैं क्या? मतलब अगर मेरा सर्किट ऐसा है, ध्यान देना, आप एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं। मान लीजिए यहाँ पे 6 वोल्ट की सेल लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, ये रहा 1 ओम का रजिस्टर, ये रहा 2 ओम का रजिस्टर, और ये रहा 3 ओम का रजिस्टर। करेक्ट? तो इस सर्किट को आप ऐसा भी बना सकते हो, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज 6 ओम और 6 वोल्ट की बैटरी। दिस टू सर्किट्स आर सेम। वो तो यूं हुआ कि आपके पास 6 ओम का रजिस्टर अवेलेबल नहीं था, आपके पास नहीं था, पर आपके पास 1 2 और 3 का था। तो आप बोले यार कौन मार्केट जाएगा, 1 2 और 3 को सीरीज में लगा देते हैं। उसका भी मीनिंग तो वही होता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये सर्किट और ये सर्किट सेम है। बोलो सर यहाँ तो 1 2 3 है, तो यहाँ पर अपन ने सीरीज में लगाया है, और सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। तो अपन ने तीनों को ऐड कर दिया, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये हो सकता है। इक्विवेलेंट मतलब सेम सर्किट।
इस सर्किट और इस सर्किट में कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे 3 अलग अलग रजिस्टर्स मिला करके 6 ओम बन रहा है, और यहां हमने एक ही लगा दिया है 6 ओम का, बट दोनों का मीनिंग क्या है? सेम, इक्विवेलेंट, इक्वल, सेम। समझ गए क्या? अब हमें पता है V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, राइट? क्वेश्चन मेरा ये है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। ध्यान से समझना, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। मैंने कहा था कि अपन इसको दो और फॉर्म में लिख सकते हैं। एक क्या फॉर्म है? I इज इक्वल्स टू V बाय आर, और एक R इज इक्वल्स टू V बाय आई। एक ही मतलब है ना? तो मुझे निकालना है करंट। तो इस पूरे सर्किट का पोटेंशियल कितना है? 6 वोल्ट। इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? 6 ओम। 6 वोल्ट अपॉन 6 ओम कैंसिल होकर कितना आया? 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में। समझ रहे हैं क्या? तो यही 1 एम्पियर इसमें भी जाएगा, यस और नो? और कोई पाथ ही नहीं है तो कहां जाएगा? समझ गए क्या? वही करंट इसमें भी जाने वाला है और वही करंट इसमें भी। यही तो है सीरीज की खासियत। क्लियर है? तो अब अगला क्वेश्चन मेरा, ये करंट निकाल लिया अपन ओम्स लॉ से। अब अगला क्वेश्चन, V1, V2 और V3 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? क्या था? V1 इज इक्वल्स टू आई इंटू R1। तो आई तो सब में सेम है 1, तो 1 इंटू 1 इज कितना? 1 वोल्ट। 1 इंटू 2 इज, एंड 1 इंटू 3 इज, देखो तीनों का सम आएगा 6 वोल्ट। तो यही अपन ने यहां लिखा हुआ है। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो तो ये वाला पार्ट हो गया ना सबका, ये लिख लिए सभी? ठीक है, जल्दी लिखो। ये जो मैंने लिखा है ये तीनों ओम्स लॉ का ही अलग अलग वर्जन है, समझ रहे हो क्या? ये भी ओम्स लॉ है, थोड़ा सा आई की वैल्यू निकालोगे तो ये भी ओम्स लॉ है, आर का वैल्यू निकालोगे तो ये भी ओम्स लॉ है। कोई अलग दो स्टेटमेंट नहीं लिखे हुए, सुन रहे हैं क्या? चलो आगे बढ़े। ठीक है, चलो चलो इस चीज को लिख लो जो मैंने वहां पे पीछे लिखा है। व्हेन करंट थ्रू अ रजिस्टर flows through a resistance, a potential drop occurs across the resistance. This potential difference can be calculated as वही V1, V2 and V3। इसको पोटेंशियल ड्रॉप क्यों नाम दिया गया? एक बार समझना फिर। देखो, करंट को फ्लो होना है ना, तो करंट को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ काम करेगा तो एनर्जी कम होती है ना, तो इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप बोल दिए। अरे आप कुछ काम करोगे, आपके अंदर एनर्जी पहले ज्यादा थी, पर आपने कुछ काम किया, तो अब पहले जैसी एनर्जी रहेगी क्या? देखिए आपने काम किया तो उसमें भी तो एनर्जी लगी ना, तो आपकी एनर्जी में क्या आ गया? थोड़ा सा ड्रॉप आ गया है, यानी कि आपकी एनर्जी पहले से। इन द सेम वे जब करंट एक रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा ना, तो एक पोटेंशियल ड्रॉप होता है, उसी को अपन पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। V1, V2, V3 सबको ऐड कर देंगे तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। V इज इक्वल्स टू आर एस, क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। जल्दी से लिखो इसको।
तो सीरीज का अपन कंक्लूजन लिख सकते हैं कि इन सीरीज आई इज सेम, करंट सेम फ्लो होता है, बट वी इज डिफरेंट। और वो वी किस पे डिपेंड करता है? आई इंटू आर पे, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू पे, है ना। पर ये वी कभी सेम भी हो सकता है ना, अगर हमने रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के लगाए हैं तो। हो गया क्या? अब ये वही लिखा है जो भी आपको मैं समझा रहा था पीछे, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर देंगे अपन अपने मेन इक्वेशन से, तो आर एस बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इससे अपन ने फॉर्मूला निकाल लिया किसका? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, डन। चलो लिख लो यहां तक। लेट आर एस बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देन V इज इक्वल्स टू IRS लिख सकते हैं, और दोनों को कंपेयर करेंगे तो आर एस का वैल्यू आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। नोट में पहला पॉइंट पढ़ के समझ में आएगा तो बताइएगा मुझे। नोट का पहला पॉइंट लिखोगे तो समझना क्या लिखा हुआ है। क्यों कंफ्यूज हुआ? वो जो डब्बे में लिखा है ना, वही लिखा हुआ है बस, कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। और दूसरा पॉइंट भी समझ के बताओ तो मेरे को क्या लिखा हुआ है। अरे एस फॉर सीरीज, यहां से भी सस्पेंड करूंगा तेरे को मैं। तो पेपर नहीं देगा फिर तो अभी तो। नहीं सर, सस्पेंड नहीं होगा, बात चल रही है। वो तो मैं आज घर में पूछ लूंगा फोन लगा के। घर वालों को भी नहीं पता है कि सस्पेंड हो गया। अरे नहीं सर, कुछ सस्पेंड वगैरह नहीं हुआ, बस करते रहते हैं तो कुछ नहीं हुआ है। चलिए सेकंड पॉइंट किसी को समझ में आया कि क्या लिखा है? फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर है ना? जो ऊपर हमने बॉक्स में आरएस का फॉर्मूला निकाला है, उसी को अपन ने सेंटेंस के फॉर्म में लिखा है। और सेकंड समझो, सेकंड भी इजी है। आइडियल मतलब सेम रेजिस्टर्स के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को, मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टर्स मल्टीप्लाइड बाय द पावर ऑफ द रेजिस्टर।
एग्जाम्पल भी देखना है ये वाला। मैंने 5 ओम के 6 रजिस्टर्स लगाए हैं, एक जैसे हैं, आइडेंटिकल। तो उसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप 6 इंटू 5 कर सकते हो, वरना आप 5 को भी 6 टाइम ऐड कर सकते हो ना। मतलब तो वही है, अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो 5 को 6 टाइम ऐड करो तो भी 30 आना है, और वही अगर आप 6 इंटू 5 कर दोगे तो भी 30 आना है। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं आप। तो ये ट्रिक है ना, ये ट्रिक है। शॉर्ट में आप सीधा वैल्यू निकाल सकते हो, बशर्ते सारे के सारे रजिस्टर्स सेम वैल्यू के होने चाहिए। एम आई क्लियर? जैसे हमारी घरों में जो दिवाली में जो हम लाइट लगाते हैं ना, है ना, वो सीरीज में होती है। एक एक लड़ होती है ना, अगर इसमें एक भी बल्ब खराब हो गया है ना, वो पूरी लड़ बंद हो जाती है, वो पूरी लाइन बंद हो जाती है, और वो सभी का रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ गया ना ये वाला जो लिखा है? 5 5 ओम के 6 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 5 + 5 + 5 + 5 + 5 इज 30। उतना मेहनत ना करके 6 इंटू 5 कर दोगे तो 30 आ जाएगा। तो ये n क्या है? नंबर ऑफ रजिस्टर्स। और ये r क्या है? उस रजिस्टर की वैल्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पैरेलल के पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। व्हाट इज द रीडिंग इन एमीटर इन द गिवन फिगर? आपके पास ये फिगर बना हुआ है जिसमें दो रजिस्टर्स है, 2.5 ओम के। एमीटर सीरीज में लगाते हैं हमेशा, तो यहाँ पे सीरीज में लगा हुआ है, और 5 वोल्ट की बैटरी है। आपको बताना है एमीटर की रीडिंग। एमीटर क्या नापता है? करंट अमाउंट। क्या क्या, क्या नापता है आपका? करंट। एमीटर करंट नापेगा, और वोल्ट मीटर आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये करंट, एक्चुअली करंट पूछ रहा है आपसे, पर उसको उल्ट अलग तरीके से पूछ लिया कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर। तो भाई एमीटर तो करंट ही शो करेगा, तो आपको करंट ही पूछ रहा है। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा कि इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। देखो 5 वोल्ट तो दिख रहा है उसका बैटरी का सोर्स, हमको पता है करंट क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू V/R। तो V तो हमें पता है 5 वोल्ट है, R का वैल्यू नहीं पता है। दो रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं, पर वो सीरीज में है, तो क्या कर देंगे उन दोनों को ऐड। तो कितना हो जाएगा? 5 + 5 इज, सॉरी 2.5 + 2.5 इज 5 ओम। तो 5/5 कितना आंसर आ जाएगा? 1 एम्पियर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल नहीं बताया 1 2 3 वाला, वैसे ही क्वेश्चन रहा ये। बस मैंने 3 रजिस्टर लिए थे और 6 वोल्ट की बैटरी ली थी। सुन रहे हो क्या? मैंने 3 रजिस्टर लिए थे 1 2 3 के, और मैंने बैटरी 6 वोल्ट की ली थी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाला, कितना आया वो? 6। फिर मैंने ओम्स लॉ लगाया, I इज इक्वल्स टू V/R करके, 6/6 1 एम्पियर आया ना। सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, बस फर्क इतना है कि बैटरी 5 वोल्ट की है और रजिस्टर्स दो है 2.5 ओम के। अरे हाँ है ना? ठीक है, जल्दी बना लो उसको। आप इसको RS भी लिख सकते हो ना, सीरीज वाला। तो RS क्या था? इट इज द सम ऑफ R1 + R2 + R3। यहां दो ही है, तो R1 + R2 कर दिए। हो गया। तो व्हाट इज द रीडिंग इन एमीटर? अगर इसकी जगह ऐसा लिखा रहता कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, तो भी सेम आंसर होता है ना। देखिए एमीटर वही तो नापता है, करंट इन दी सर्किट। दो डिवाइस पड़े हैं, वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज मेजर्स करंट। ठीक है, बड़े आगे। चलो पैरेलल में आ जाते हैं। अब पैरेलल में देखना ध्यान से, स्टॉप राइटिंग, यहां देखो। अगेन हमने 3 रजिस्टर लिए, R1 R2 R3, उनकी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू हो गई।
बट आप ध्यान से देखना, अभी तीनों रजिस्टर का एक एंड बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है और तीनों का दूसरा एंड बैटरी के नेगेटिव से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अनलाइक योर प्रीवियस कनेक्शन जहां पे बीच का रजिस्टर तो कनेक्टेड ही नहीं था बैटरी से डायरेक्टली, पहले वाले का भी एक एंड कनेक्टेड था और आखिरी वाले का भी एक ही एंड कनेक्टेड था। पर आप यहां ध्यान से देखना, तीनों रजिस्टर के दोनों एंड्स, हर रजिस्टर में दो एंड होते हैं, है ना, तो दोनों एंड बैटरी के टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड है। दिख रहा है ना ये? और सेम इधर भी, यानी कि इनको डायरेक्टली वी मिल रहा है। वहां तो अपन ने वी को स्प्लिट कर दिया था V1 V2 V3 में, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंसेस डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं थे। बट यहां तो तीनों डायरेक्टली वी से कनेक्टेड है, बैटरी से तीनों डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो बैटरी का पूरा पोटेंशियल मिलेगा तीनों को। अरे हाँ, है ना, अगर आपने तीनों को डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो बैटरी तो सेम सप्लाई तीनों को दे देगी, क्योंकि तीनों ने डायरेक्टली कनेक्ट हुए हैं उससे। तो यहां पर पोटेंशियल क्या होता है? सेम। जैसे सीरीज में करंट सेम था, यहां पे क्या होगा? पोटेंशियल सेम। हमारे घर के हर डिवाइस को 230 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आप कोई भी डिवाइस देखना, उसमें लिखा रहता है 230 वोल्ट। करंट वो अपने हिसाब से यहां से ले लेगा, बट पोटेंशियल क्या चाहिए सबको? सेम। हमारा फैन को भी 230 वोल्ट चाहिए, लाइट को भी, एसी को भी, गीजर को भी, ओवन को भी, वॉशिंग मशीन को भी, रेफ्रिजरेटर, सबको 230 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। बट करंट वो अपने हिसाब से ले लेते हैं सर्किट से। इसलिए पैरेलल में करंट क्या होता है? अलग। पैरेलल में करंट क्या होता है? देख रहे हो आपको I1 I2 I3 दिख रहा है, तो करंट्स आर डिफरेंट। जैसी देखो मेन करंट यहां से यहां तक आया, अब उसके पास तीन पाथ है। इसके पहले तो नहीं था ना चॉइस, जितना R1 से जा रहा है उतना ही R2 से जाना पड़ेगा, उतना ही R3 से जाना पड़ेगा। देयर वर नो अल्टरनेट पाथ। बट यहां आने के बाद देखो उसके पास तीन रास्ते हैं, तो जहां उसको बैरियर कम मिलेगा वहां करंट ज्यादा जाएगा। ये तो हमको पता है ना कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जिस जिस जगह पर रेजिस्टेंस कम होगा वहां करंट ज्यादा जाएगा, और जिस जगह पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट कम जाएगा। जहां जहां कम वहां ज्यादा, और जहां ज्यादा रेजिस्टेंस वहां पे करंट कम जाने वाला है। समझ रहे हैं क्या? एम आई क्लियर? बिकॉज I क्या होता है? इट इज V बाय R। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वहां करंट कम, एंड जिसका रेजिस्टेंस कम वहां करंट ज्यादा। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा पैरेलल कनेक्शन हुआ जहां पे हमारा करंट डिवाइड होता है। ठीक है, अब इसको भी समझना कि V इज इक्वल्स टू आई आर एस लिखे थे पहले, अब क्या लिखेंगे? V इज इक्वल्स टू आई आर पी। P फॉर पैरेलल, पिछले बार S फॉर सीरीज था, अब इस बार P फॉर पैरेलल हो गया। ठीक है, यहां पे करंट अलग अलग है, तो I1 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? व्हाट इज I? V बाय R। तो V अपॉन R1, यस और नो? पक्का? अरे जैसे वहां V1 V2 V3 निकाले थे, यहाँ पे I1 I2 I3 निकालेंगे। वहां क्योंकि V1 V2 V3 अलग अलग थे इसलिए निकालना पड़ा, यहाँ I1 I2 I3 अलग अलग है तो इनको निकालना पड़ेगा। तो I2 क्या हो जाएगा? V अपॉन R2। सबका पोटेंशियल सेम है क्योंकि सब डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है। एंड I3 बराबर V बाय R3। ठीक है, और यहां पे जैसे वहां पे V वॉज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यहां क्या होगा? यहां क्या होगा? I आकर के तीन पार्ट में स्प्लिट हुआ है ना, तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। करते हैं यहां पे वही चीज, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यहां तक क्लियर है? इनकी वैल्यूज यहां पुट करता हूं मैं, और I की वैल्यू यहां से निकालता हूं, तो I क्या हो जाएगा? V बाय आर पी होगा। हाँ या ना? और वैल्यूज डाल दो I1 I2 I3 की, क्या आ जाएगा? V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। करेक्ट? V कॉमन ले लेते हैं, V अपॉन RP इज इक्वल्स टू, V कॉमन, अंदर क्या बचेगा? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये V और ये V कैंसल, तो फाइनली RP कितना आया? 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारा पैरेलल का रेजिस्टेंस हो गया। समझे क्या? एक एग्जांपल समझना, अगर मैंने 5 ओम के 3 लगाए पैरेलल में, देख रहे हो क्या सब? क्या लगाया मैंने? 5 ओम के कितने रेजिस्टर्स हैं? 3 रेजिस्टर्स है पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1/Rp इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। यस और नो? आरपी क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस 3 रेजिस्टर्स। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 5। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3/5। 3/5 तो 1/Rp है, तो आरपी कितना होगा? 5/3 ओम। ये इसके पूरे की वैल्यू है इक्विवेलेंट। मतलब आप इसकी जगह अगर एक 5/3 ओम का रेजिस्टर लगा दोगे तो वो सेम बिहेव करेगा जैसे ये तीनों मिलके कर रहे हैं। एम आई क्लियर? ये होता है 1/Rp का मतलब। तो ऐसे अपन आरपी निकाल सकते हैं। आरएस निकालना आसान है, डायरेक्टली ऐड कर दो, पर आरपी के लिए आपको ये करना पड़ेगा, पहले आपको सम करना पड़ेगा एलसीएम वगैरह लेकर के, और बाद में रेसिप्रोकल करना भी हम कई बार भूल जाते हैं। रेसिप्रोकल क्यों करें यहाँ पे? क्योंकि ये 1/Rp का वैल्यू है, हमें तो आरपी चाहिए, तो आरपी क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे, तो आरपी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5/3। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलो उसको भी नोट डाउन कर लो। रेजिस्टर्स इन पैरेलल, डायग्राम बनाइए, I1 I2 I3 लिखिए जल्दी से। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है ना? जहां वोल्टेज निकालना है V इज इक्वल्स टू IR कर देंगे, जहां करंट निकालना है I इज इक्वल्स टू V/R कर देंगे, जहां R निकालना है वहां V/I कर देंगे। तीनों तरीके से अपन ओम्स लॉ को लिख सकते हैं, जो जब निकालना हो वैसा लिख देंगे। फोटो लगा देना सबको बोलते हैं एक दिन ऑनलाइन क्लास करेंगे, बस छोटा डायग्राम भी बनाना अलग पे तू पर क्या कर दो ट्राई करते हैं तो मेगा मुझे मार देते आराम से अगली बार बात वो खुद तो इतने होंगे आए बढ़ती उसकी पावर नहीं आता तो हाँ मैं डर के बैठा मैं डर के बैठा है ना पिटते बच रहे ठीक है उसका दोस्त का नाम करवा अपने क्लास में कोई बताएगा ये नीचे उसके अरे बहुत साइलेंसर लगा लड़का पैसा भी एकदम एक बहुत अच्छा
बस दो लोग को भेज देना हमारे साथ में बैग ले मेरे जगह 4 बज गए 4 बज 50 इसको क्यों ज्यादा एक बच्चे लोग आगे लोग आगे 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 कौन सा बात करो हां 11 का एक वाले लड़ रहे थे ना और आगे तो बोल रहा है आगे का अच्छा लगे भैया आप बच्चे को जानते हो जाके टीचर को बताइए क्यों कहते हैं छोड़ ना ये वो देखना बहुत देना नहीं स्कूल की जानना मैं अगली बार तो स्कूल में गया था सोच गया ये सब आएगी ना करना चाहिए ये भी है ये सॉल्व हो गया है ऐसे पहला बनाऊंगा ये पहले तो आता है ना मैं क्या बोल रहा हूं इसको ये फालतू के काम कुछ आता है क्या तो ऐसे जाएंगे Yes, sir. ठीक है, ऑफलाइन कोम्स लो तो I1 हो जाएगा V by R1, I2 हो जाएगा V by R2 एंड I3 विल बी V by R3। ठीक है, तीनों को ऐड कर देंगे। लो I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, वैल्यूज पुट कर देना और I की वैल्यू पुट कर देना। नहीं ये इतना हो गया यहाँ तक। अब एक चीज क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आप लोग से, जैसे इसके पहले अब इसके पहले अपन वो एन आर वाला एक रूल देखे थे ना, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर एक एन नंबर्स ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टर्स लगे हुए हैं तो आप आर एस कैसे निकाल लोगे, डायरेक्टली एन इंटू आर करके। सबको समझ में आ रहा है? ओए भाई सबको अलग से बोलोगे एक एक करके नाम लेके। क्या बोला मैंने कि अभी अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टर्स लगे हुए हैं तो अपन एक एक करके सबको ऐड नहीं करेंगे, हम काउंट कर लेंगे कि कितने हैं, तो हमारा एन हो जाएगा और सबकी वैल्यू तो सेम है, आइडेंटिकल है,
तो इंटू करके RS निकाल लेंगे। ये समझ में आया था पिछला वाला ट्रिक। सेम काम अगर पैरेलल में होगा तो ट्रिक क्या होगी, मैं आप लोग से पूछ रहा हूं। उसके लिए मैंने 2 एग्जांपल लिखे हैं कि आइडेंटिकल रजिस्टर अगर 2 हैं, 5 ओम के 2 लगे हुए हैं, तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकाले। देखो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/5 कितना हो गया 2/5, तो RP कितना हुआ 5/2। अब मैं 3 करके दिखा रहा हूं आपको। तो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 क्या आया 3/5, उल्टा करे तो 5/3। अब समझे, आइडेंटिकल मैंने 2 लिए तो आंसर कितना आया 5/2, आइडेंटिकल मैंने 3 लिए तो आंसर कितना आया 5/3। अब इसका आंसर बताओ क्या आएगा, आया समझ में। मतलब फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, RP इज इक्वल्स टू R अपॉन N। वेरी गुड, क्या हुआ R अपॉन N। वहां पे N इंटू R किए थे, यहां R अपॉन N। मतलब 5 ओम के 5 रजिस्टर लिए तो आंसर क्या आएगा, हाँ वैल्यू ना। हाँ हम तो बात करें आइडेंटिकल होगा तो क्या करेंगे, ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप सीधा लिख सकते हो ना R/N। मेरा क्वेश्चन क्या था अभी कि 5 ओम के रेजिस्टर्स 5 लगा दिए तो उसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 5/5 को 1 नहीं बोल सकते क्या आएगा 1। मतलब 5 ओम के 5 लगाए आपने पैरेलल में, पर वो बिहेव किसकी तरह कर रहे हैं 1 की तरह। समझ जाएगा, हमारा ट्रिक क्या हो गया R/N। ठीक है, यहां तक सबने नोट कर लिया ना। चलो आगे देख लो, फ्रॉम 1 and 2 1/RP is equals to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। 1/RP is equals to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। वो R/N वाला ट्रिक मैं पीछे लिखवा देता हूं आपको, ठीक है, पर वो आप लोगों ने निकाला खुद है ना, R/N आप ही लोगों ने बोला ना, इसलिए वो 2 एग्जांपल लिखा था ताकि तीसरा क्रेडिट करो। चलो और एक चीज और, एक ट्रिक और बता रहा हूं। अगर हमारे पास 2 रजिस्टर्स हैं, सिर्फ 2 रजिस्टर्स हैं, लेट्स से 2 ओम का है और 3 ओम का है। कितने ओम के हैं, एक 2 ओम का है और दूसरा हमारा 3 ओम का है, करेक्ट। तो इसका इक्विवेलेंट निकालना है मुझे अगर RP, तो उसका एक तरीका तो अपन पढ़ चुके हैं, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम कितना हो जाएगा 6, यहां आ जाएगा 3 और यहां आ जाएगा 2, यानी कि 5/6। ये तो 1/RP है, तो RP कितना हो गया 6/5 ओम। समझ में आया, एक तरीका ये हुआ। जब 2 होता है ना तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। क्या करना होता है आपको, दोनों रजिस्टर का कर दो प्रोडक्ट विच विल बी 2 into 3 और नीचे कर दो दोनों का सम, प्रोडक्ट अपॉन सम। ये कोई मैजिक नहीं हुआ है। 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम कितना हो जाएगा R1 R2। एलसीएम क्या हो जाएगा R1 R2, ऊपर क्या आएगा R2 प्लस R1। ये 1/RP है, तो RP कितना होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, है ना, प्रोडक्ट अपॉन सम। ये वहीं से आया फॉर्मूला। एम आई क्लियर। तो अगर कोई 2 रजिस्टर पैरेलल में, तो उनका आप रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट सीधा कैसे निकाल सकते हो, उनका प्रोडक्ट अपॉन सम करके। पर ये ध्यान रखना कि प्रोडक्ट अपॉन सम कर रहे हो तो फिर रेसिप्रोकल करने की जरूरत, क्योंकि वो तो अपन कर ही चुके हैं ना पूरा। समझ गए क्या। तो एक तरीका हुआ अपना ट्रेडिशनल मेथड से जाओ, कभी गलती नहीं होगी, और या फिर ट्रिक लगाओगे प्रोडक्ट अपॉन सम करोगे, बस उसके बाद रेसिप्रोकल मत कर देना कि सर यहां तो हम रेसिप्रोकल करते थे। ये रेसिप्रोकल करके ही तो फाइनल फॉर्मूला आया है कि दोनों का प्रोडक्ट ऊपर, दोनों का सम नीचे, फिर वापस से रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर। ठीक है, तो वही यहां पर ट्रिक लिखी हुई पहली कि व्हेन 2 रेजिस्टर्स आर पैरेलल their equivalent resistance can be found by the relation RP is equals to product of resistance upon sum of resistance। एक एग्जांपल 3 और 4 ओम का लगाया हमने पैरेलल में, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 12, 3 4 और 3 + 4, तो 12/7 हमारा आंसर आ जाएगा ओम, 12/7 ओम। समझे क्या। और ये तो अभी आपने मुझे बताया था, अरे हाँ है ना, कि अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हैं, आइडेंटिकल मतलब जिनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, उन्हीं को तो आइडेंटिकल बोलेंगे, सेम है, तब अपन उसका इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं R/N डायरेक्ट करके। मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया, देखो 2 और 2 2 लगे हुए हैं, तो 2/2 आंसर क्या आएगा 1, 5 के 3 लगे आंसर क्या आएगा
5/3। उसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो, अपने ट्रेडिशनल मेथड से या फिर ट्रिक से। दोनों का आंसर सेम आने वाला है। ये ट्रेडिशनल मेथड से है ना 3/5। अभी तो रेसिप्रोकल करना बचा है हमारा, 5/3 करेंगे तो आ गया ना यही 5/3। क्लियर है ये? अच्छा, एक और ध्यान देने वाली बात है, 2 मिनट रुकना फिर लिखना। जैसे हम अगर सीरीज में दो रजिस्टर को लगाए 1 ओम और 2 ओम, तो जो इनका इक्विवेलेंट आता है ना, वो दोनों इंडिविजुअल रजिस्टर से बड़ा होता है, क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना। कितना इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? 3 आएगा, जो कि दोनों से क्या है? बड़ा है। और इसका जस्ट उल्टा लाइन होता है पैरेलल में, कि उन सब में जो सबसे छोटा है ना, उससे भी छोटा आएगा हमारा आंसर। जैसे कि 2 और 2, आंसर क्या आया? छोटा है दोनों से। 5, 5, 5, आंसर क्या आया? 5/3 विच इज 1.67, जो कि छोटा है सबसे। यानी कि जितने भी हमारे पैरेलल में रजिस्टर्स होते हैं ना, चलो आप 1, 2, 3 लेके देखते हैं। 1, 2 एंड 3। तो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। आंसर 1 से छोटा आना चाहिए, यही हम बोलना चाह रहे हैं ना। तो 1/RP इज इक्वल्स टू, एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। तो 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना आया? 11। 11 आएगा नहीं, 11/6। ये 1/RP है, तो आरपी कितना हुआ? 6/11। और इसका आंसर आएगा 0.5। और आगे भी जाएगा। यानी कि जो हमारा फाइनल इक्विवेलेंट आता है ना, वो उन तीनों में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा होता है आंसर। क्लियर है? और सीरीज में सब में से जो बड़ा है उससे भी बड़ा होता है रेजिस्टेंस का वैल्यू। यही 1, 2, 3 को एक साथ कनेक्ट कर दो, आंसर आएगा 6, जो कि तीनों से बड़ा है। इनफैक्ट उन तीनों में जो सबसे बड़ा है 3, उससे भी बड़ा है 6। समझ गए क्या? चलिए कंप्लीट करो इस स्लाइड को फटाफट। ये भूपेंद्र जोगी कौन है? भूपेंद्र जोगी, जोगी कोई है क्या अपने में? अभी थोड़ी देर पहले तो यीशु बाबा थे, अभी यीशु बाबा नहीं है। हो गया? ये पूरा ट्रिक है ना, मतलब अगर आपको ये सब नहीं यूज करना है तो आप हमेशा ट्रेडिशनल मेथड से चलो, है ना। देखो मैंने यहाँ पे ये बॉक्स में ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व किया है। ट्रेडिशनल मेथड मतलब हमारा फॉर्मूला 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखो अपने ट्रिक लगाया, प्रोडक्ट अपॉन सम करके तो 12/7 आया, और कन्वेंशनल मेथड से करोगे तो भी देखो 12/7 ही आया है। ठीक है, ओम लिख लेना बस, है ना, ओम यूनिट लगाना ना भूलेंगे। इसके बाद एक स्टेप और लिख लेना ना, आरपी इज इक्वल्स टू 5/3 ओम।
तो इसको भी अपन ने प्रूव किया है अपने कन्वेंशनल मेथड से, और इसको भी हमने प्रूव किया अपने कन्वेंशनल मेथड से। तो जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है वो कन्वेंशनल मेथड से है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है वो ट्रिक से निकाला गया है। ठीक है, एक टॉपिक हमारा और बचा हुआ है चैप्टर का, वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। है ना, कि करंट जब फ्लो होता है एक वायर में तो इट प्रोड्यूसेस हीट। बाकी जो आपको एक्स्ट्रा दिख रहे हैं सारी स्लाइड्स, और ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस है पूरे रेजिस्टेंस के ऊपर, करंट के ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, देखे करके क्वेश्चंस देखते हैं सारे। हो गया ये वाला पेज? चलो इसको भी लिख लो। ये जो मैंने अभी आपको बताया ना कि द रेसिप्रोकल, अच्छा ये उसका वो हो गया ना, द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये हमने ऊपर निकाला था ना, उसी का ये सेंटेंस के फॉर्म में हो गया। और ये जो लिखा हुआ है ये क्या है कि आरपी की वैल्यू छोटी होती है किससे? सबसे छोटे वाले से भी उसकी वैल्यू क्या होती है? छोटी होती है। जो अभी आपको बताया था उसी को लिख भी लो। कल किसी का पेपर तो नहीं है ना भाई साइंस? मंडे को है साइंस। किसका किसका है पेपर? तीनों का है मतलब? हाँ, वो साइंस में तो तीनों आता है, मेरे को पता है तीनों मतलब। मैं स्कूल बताओ ना। एसपीएस और कौन है भाई एसपीएस वाला? आप अकेले हो? क्या क्या आ रहा है? अच्छा, पूरा रिप्रोडक्शन चैप्टर आ रहा है। अच्छा, अब तुम्हारा तो थोड़ा लेट है ना, तब तक मैं करवा दूंगा। साइंस का? अच्छा, ठीक। संडे को करते हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर। तो आप लोग का आ रहा है क्या रिप्रोडक्शन? तो आप लोग सरोना वाले हो ना? हाँ, तो आप लोग का तो रिप्रोडक्शन अभी नहीं है, हो गया ना पेपर तो। हाँ तो छोड़ो ना, अभी इनको करवाने दो मेरे को। हम रिप्रोडक्शन फिर से नॉर्मल क्लास में रिपीट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अभी जिनका रिप्रोडक्शन आने वाला है वो 14th को आ जाएंगे, हम रिप्रोडक्शन 14 को कर लेंगे। ठीक है, तो आपका आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा प्राची। बताऊंगा टाइम। रिप्रोडक्शन चैप्टर कर लेंगे, रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे यहाँ पे जो हंस रहे हो। गंदगी भरी दिमाग में। अच्छा सॉरी यार, सॉरी, मैं आज करता हूँ। और छुप छुप के हंस ले, घुस जा नीचे बेंच के अंदर। वो भी, वो बैग है ना, बैग के अंदर मुंह घुसा ले। हो गया, बढ़ो आगे। फोन रख देना भाई, क्या फोन चलाते रहते हैं। चलो क्वेश्चन देखो एक। फाइंड द करंट थ्रू R1 एंड R2। हमारे पास दो रजिस्टर्स है, ध्यान देंगे इधर, बाद में नोट करना। फाइंड द करंट थ्रू R1 एंड R2, दो रजिस्टर्स है, दोनों 5-5 ओम के हैं। ऑल्सो फाइंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो क्योंकि दोनों रजिस्टर पैरेलल में है, सबसे पहला काम होता है दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालना। देखो करंट निकालने के लिए आपको V बाय R चाहिए, हाँ या ना? सबसे पहले फॉर्मूला लिखो कि I इज इक्वल टू V बाय R होता है। V तो हमें पता है 5 वोल्ट है,
बट आर हमें जो दिया है ना वो दो रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं। तो अब देखो इधर कि वो रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है। अगर सीरीज में होंगे तो उनको डायरेक्टली ऐड कर देंगे, पर वो कैसे हैं तो अपन क्या करेंगे, उनका रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे। और अगर दो है तो हमको पता है प्रोडक्ट अपॉन सम भी कर सकते हैं। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 25, सम हो जाएगा 10। तो 25/10 कितना आएगा 2.5 ओम। तो 2.5 ओम इसका क्या हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक। तो अब अपने पास आर भी आ गया। तो I इज इक्वल टू V बाय आर किया तो हमारा ये आ गया टोटल करंट, जो ये लिखा है ना, ऑल्सो फाइंड दी टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम दी बैटरी। तो ये दोनों मिलकर के कितना करंट ड्रॉ कर रहे हैं यहां से 2 एम्पियर। तो ये 2 एम्पियर यहां से निकला, यहां तक आया। यहां आने के पास इसके पास दो पाथ है, ये सो नो। और इस क्वेश्चन में दोनों पाथ का रेजिस्टेंस सेम है, यानी कि वो इधर जाएगा तो भी उतना ही उसको अपोजिशन मिल रहा है, यहां जाएगा तो भी उतना ही अपोजिशन मिल रहा है। तो यहां पे क्या होगा, करंट इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा। दो था ना, तो 1 क्या चला जाएगा ऊपर नीचे। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, क्या था I1 इज इक्वल टू V बाय और I2 इज इक्वल टू V बाय व्हाट इज V 5, व्हाट इज R 5। क्या है आंसर 1 एम्पियर। 5/5 1 एम्पियर, 1 + 1 समझ में आया क्या। तो यही टोटल करंट तो वहां जाकर के डिवाइड हो रहा है। वो इक्वल डिवीजन यहां पे इसलिए हुआ क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल थी, 5 ओम 5 ओम 5 ओम। हाँ, अगर ये 2 ओम और ये 5 ओम होता तो 2 ओम वाले में करंट ज्यादा जाता, 5 ओम वाले में करंट कम जाता। तो वो दो जो 2 एम्पियर स्प्लिट हुआ ना 1-1 में, वो अब बराबर स्प्लिट नहीं होता, क्योंकि यहां पे बराबर रेजिस्टर्स थे इसलिए बराबर स्प्लिट हो गया। एम आई क्लियर है ना। तो सबसे पहला काम होता है अपने सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, और उसके लिए समझ में आना चाहिए कि रेजिस्टर सीरीज में दिए हुए हैं या पैरेलल में। तो ये तो दिख ही रहा है पैरेलल है, लेकिन दोनों रेजिस्टर का दोनों एंड बैटरी से कनेक्टेड है, आपस में एक साथ बैक टू बैक नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये क्या हुआ, कनेक्शन हमारा पैरेलल। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखना, फिर ये दोनों क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेना। इस क्वेश्चन को और देखते हैं। देखो यहां पे दोनों चीजें हैं, ये 5 और ये 5 सीरीज में है, दिख रहा है, और इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में है। दोनों सीरीज में है और इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन नीचे वाले के साथ क्या है, पैरेलल में है। ये लगा हमारा बैटरी। तो देखो जो भी करंट यहां जाएगा यहीं जाएगा, फिर यहां भी आएगा। अब यहां उसके पास दो पाथ है, या तो ऊपर जाएगा और नीचे भी आएगा, या तो नहीं, मतलब दोनों जगह जाएगा, थोड़ा करंट ऊपर थोड़ा करंट नीचे, करेक्ट। यहां जाने के बाद यहां पे और यहां पे सेम करंट फ्लो होने वाला है, वो तो वोल्ट मीटर लगा हुआ है ना, क्योंकि दोनों सेम एक ही साथ है ना, बैक टू बैक। तो यहां दोनों में सेम करंट जाएगा, और जब करंट सेम जाता है तो वो रेजिस्टर्स क्या होते हैं, सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज में। दिख नहीं रहा है दोनों सीरीज में है ना। तो और ऐसे भी अपन पहचान सकते हैं कि जिन जिन रजिस्टर्स में सेम करंट जा रहा है ना, वो लोग क्या है, सीरीज में। तो देखो यहां आके करंट डिवाइड हुआ तो ये और ये पूरा आर्म पैरेलल में है, बट इस आर्म में दो रजिस्टर्स हैं, उन दोनों में तो सेम करंट जा रहा है, क्योंकि यहां आने के बाद तो कोई पाथ नहीं है ना, और जो करंट यहां आया वही करंट यहां गया। एम आई क्लियर। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे सीरीज में, और सीरीज में क्या होता है, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। तो 5 + 5 कितना हो गया 10। तो ये सर्किट को मैं ऐसा बना सकता हूं क्या, थोड़ा छोटा हो गया सर्किट, 5 और 5 10 हो गया, ये वाला 5 है और नीचे 5 वोल्ट की बैटरी है। अब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल। कैसे हैं दोनों, पैरेलल। प्रोडक्ट अपॉन सम कितना होगा 50/15, 50/15 वही चीज करेंगे। तो क्योंकि 50/15 यानी कि 10/3, 10/3 ओम। ये हमारा आ गया टोटल रेजिस्टर। निकालना क्या है, फाइंड I1 I2 एंड I। कहां है I1 I2 I, इस ब्रांच में I1 है, इस ब्रांच में I2 है, और टोटल करंट I है। टोटल रेजिस्टेंस आ चुका है ना, कितना है 10/3। टोटल पोटेंशियल कितना है, तो I इज इक्वल टू V बाय आर। फॉर्मूला तो वही लगाएंगे जैसे पहले लगाए थे, बस फर्क इतना था कि पहले वाले में दोनों रेजिस्टर्स, दो ही रेजिस्टर्स थे और दोनों पैरेलल में थे, पर यहां पे 3 रेजिस्टर हैं जिसमें 2 सीरीज में है, और उन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन तीसरे वाले के साथ पैरेलल है। पहले इन दोनों को सीधा, पहले 5 और 5 पैरेलल मत ले लेना। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये
5 ओम सिर्फ इसी के साथ पैरेलल थोड़ी ना है, इस पूरे ब्रांच के साथ पैरेलल में है। और इस ब्रांच में टोटल कितने रेजिस्टेंस लगे हुए? 2, 5 और 5 ओम के। समझ में आया क्या? इसलिए पहले इन दोनों का सीरीज निकाला गया 10 और फिर उसका सीरीज कॉम्बिनेशन 5 के साथ पैरेलल निकाला गया। वरना आप लोग 5 और 5 इसको पहले पैरेलल मत कर देना, क्योंकि ये 5 अकेले सिर्फ इसके साथ पैरेलल में नहीं है, इसके साथ भी पैरेलल में है। इसलिए पहले दोनों का क्या होगा? सीरीज, और फिर दोनों का क्या होगा? पैरेलल। तब निकला मेरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। मतलब ये पूरे सर्किट को मैं ऐसे रिप्लेस कर सकता हूं। देखो कितना बड़ा सर्किट से कितना छोटा बना दिया हमने। ये सर्किट और ये सर्किट सेम बिहेव करने वाले हैं। एम आई क्लियर? इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सीरीज पैरेलल। ठीक है, तो आई निकालने के लिए क्या करेंगे? V बाय R कर दिए, कितना आया? 1.5 एम्पियर। समझ गए यहां तक? अब ये 1.5 एम्पियर यहां से निकला, यहां तक गया, यहां आने के बाद डिवाइड होगा। अब यहां पे अनइक्वल डिवीजन होने वाला है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले आर्म में 10 ओम है और नीचे वाले आर्म में 5 ओम है। आर्म समझ रहे हैं ना, मतलब 2 आर्म्स हो गए। वो जैसे हमारे 2 हाथ है ना, 2 आर्म्स, वैसे ये भी 2 आर्म हो गए। तो ऊपर वाले आर्म में 2 यानी कि 10 ओम का रजिस्टर है और नीचे कितना है? 5। तो कहां करंट ज्यादा जाएगा बताओ मुझे? ऊपर की नीचे? नीचे, क्योंकि नीचे में रेजिस्टेंस कम है। तो 1.5 में से ज्यादा हिस्सा कहां जाने वाला है? नीचे, और जो बचा कुचा हिस्सा है वो जाने वाला है ऊपर। तो अब वो कैसे डिवाइड करेंगे? देखो I2 इज इक्वल्स टू, ये I2 हमारा, देखो ये वाला तो डायरेक्टली लगा है ना इससे, दिख रहा है आपको? ये फिर से ध्यान देना, हमारा जो नीचे वाला 5 ओम है वो डायरेक्टली V से कनेक्टेड है, हाँ या ना? तो I इज इक्वल्स टू V बाय R। कितना आया? 1 एम्पियर। कितना आया? तो ये हमारा निकल गया I2। अब कितना बचा? 1 एम्पियर अगर यहां जा रहा है तो कितना बचा? 0.5। अरे टोटल 1.5 निकला ना। 1.5 में अगर नीचे 1 जा रहा है तो ऊपर कितना जाएगा? 0.5। फिर दोनों में 0.5 जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर नहीं, सीरीज में है। दोनों क्या है? सीरीज में है। समझ में आया क्या? तो हो गया I1 निकल गया 0.5, I2 निकल गया 1, और ये हो गया दोनों का एडिशन 1.5। क्लियर है ये? ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेना। अच्छा, कुछ और भी बोला है क्या निकालने के लिए? एंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कहां लगा है? देखो इस रजिस्टर के ऊपर लगा ना वोल्ट मीटर। तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू आर। V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। तो यहां पे करंट क्या फ्लो कर रहा है? 0.5, और R कितना है? 5। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया? 2.5 वोल्ट। क्लियर है? वैसे भी देखो इस पूरे आर्म में मिलाकर के 5 वोल्ट लगा हुआ है। देखो ना, ये कनेक्टेड है यहां से और ये कनेक्टेड है यहां से, तो इन दोनों को मिला के 5 वोल्ट मिल रहा है ना। और क्योंकि दोनों बराबर है तो दोनों में 2.5 बढ़ जाएगा। Am I clear? ठीक है, चलो इसके और भी क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, संडे की टाइमिंग मैं आपको बताता हूं, पर वो ना टाइमिंग सेकेंड हाफ में ही रहेगी, सुबह नहीं रह पाएगी। सुन रहे हो क्या? तब तक आप, क्या नाम है, प्राची,